स्वेटेस्ट 11 मिस्टीरियस विहान। शाम हो गई थी, सूरज भी डूब गया था। सुनसान रास्ते पे एक गाड़ी जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके दोस्त थे। सभी लोग शैली पिक से वापस आने के लिए निकल गए थे। उनकी गाड़ी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी गाड़ी रुक जाती है। तोता साहिल से कहता है, क्या हुआ साहिल, गाड़ी क्यों रोक दी तूने? साहिल कहता है, मैंने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी तोते, ये तो अपने आप ही रुक गई, मैं देखता हूँ। साहिल की बात सुनकर तोता डरते हुए कहता है, अरे यार ये कहाँ आधे जंगल में फंस गए हम। गाड़ी अचानक क्यों रुकी ये देखने के लिए साहिल गाड़ी से उतर ही रहा था कि माही उसे रोकते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, रुको साहिल, नीचे मत उतरना। माही की ये बात सुनकर सभी उसके तरफ देखते हैं। साहिल उससे पूछता है, क्या हुआ माही, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माही डरते हुए घेरे से कहती है, साहिल तुम देख नहीं रहे क्या कितना अंधेरा हुआ है बाहर, और ये घना जंगल। नहीं साहिल तुम मत, नीचे मत उतरना, समझे? माही की बात पर तोता हंसते हुए कहता है, माही तुम कितना डरती हो यार, स्कूल में भी ऐसी ही थी और अब भी वैसे ही हो। माही कुछ कहती इससे पहले साहिल कहता है, माही अगर मैं गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरूंगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? ये बस 2 मिनट का काम है, मैं बस अभी आया। इतना कह के साहिल गाड़ी से उतरता है और देखने लगता है क्या प्रॉब्लम थी। वो अभी उतरा ही था कि उसे कुछ दिखाता है। साहिल परेशानी से कहता है, ओह गॉड, ये भी अभी होना था। साहिल की बात सुन के सभी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आते हैं। ईशा कहती है, क्या हुआ साहिल? इतना कहते ही उसके साथ साथ सबकी नजर उस टायर पर पड़ी है जो पंक्चर हुआ था। तोता जो पहले से ही घबराया हुआ था वो कहता है, अरे यार ये टायर कैसे पंक्चर हो गया? माही भी डरते हुए कहती है, मैंने कहा था तुम सबसे कि जल्दी निकलते हैं वहां से, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? ये अंधेरा और ये जंगल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ईशा माही को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ माही, तुम डर क्यों रही हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। साहिल तुम ना शामू अंकल को फोन करो, उन्हें जरूर पता होगा यहाँ आसपास क्या कोई कार रिपेयरिंग की शॉप है या नहीं। साहिल हाँ में सिर हिलाता है और फोन करता है, पर उसके फोन पर नेटवर्क नहीं था। बाकी सब भी अपना फोन देखते हैं, किसी के फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। ईशा टेंशन में कहती है, अब क्या करे, किसी का फोन भी नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। साहिल कहता है, अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें इंतजार करना होगा किसी के आने का। अंधेरा काफी बढ़ गया था। अब तो माही के साथ साथ सबका डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गाड़ी के आगे की लाइट ऑन ही रखी थी। तोता साहिल से कहता है, साहिल तुझे पक्का यकीन है कि कोई आएगा इस रास्ते पर? साहिल तोते को दिलासा देते हुए कहता, हाँ यार जरूर आएगा, कोई न कोई डे से हम आए हैं, टेंशन मत ले तू। साहिल ने उसे तो समझा दिया था, पर उसे खुद नहीं पता था कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा भी या नहीं। इस वक्त साहिल के मन में समर की कही एक ही बात चल रही होती है कि शिमला में सीरियल किलर घूम रहा है जो हर 15 दिन में एक खून करता है, वो भी उस इंसान का जो शिमला में बाहर से आया होता है। साहिल के तो पसीने छूट राजे थे और बाकी लोगों को तो उस सुनसान जंगल का डर लग रहा था। इंतजार करते हुए बस 10 मिनट ही हुए थे कि एक ब्लैक कलर की महंगी गाड़ी वहां आके रुकती है। ये हैरानी की बात थी कि उनकी गाड़ी का टायर अचानक से पंक्चर होना, मोबाइल पर नेटवर्क ना होना और 10 मिनट बाद ही वहां पे कोई गाड़ी आके रुकना, और तो और उनमें से किसी ने उस गाड़ी को रोका भी नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो, पर कोई भी इस पे ध्यान ही नहीं देता है। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि कोई गाड़ी उनके मदद के लिए रुक गई थी। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उस गाड़ी में से भी एक लड़का नीचे उतरता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जो कल रात उस हवेली में मंत्र पढ़ रहा था। चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लेकर वो सबसे पूछता है, लगता है आपके गाड़ी ने बीच सफर में ही आपका साथ छोड़ दिया है, कहो तो मैं अपने गाड़ी में आप सबको छोड़ सकता हूँ। साहिल कहता है, जी एक्चुअली हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आप हमारे लिए रुके उसके लिए थैंक्स। इतना कहकर सभी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। साहिल ने उसे फार्म हाउस का पता बता दिया था, साथ में ही वो शिमला घूमने आए हैं ये भी। बहुत देर से ईशा को उस आदमी पर शक होने लगा था, पर वो कुछ कहती नहीं है। वो आदमी गाड़ी चलाते हुए ही पूछता है, तो आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? वैसे मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, मैं भी आप सब की तरह घूमने ही आया हूँ शिमला, पर बात यह है कि मैंने अभी तक होटल बुक नहीं किया, पता नहीं कौन सा होटल बुक करूँ। साहिल कहता है, आप हमारे फार्म हाउस ही रुक जाइए ना, हमें बहुत खुशी होगी, आखिरकार आपने हमारी इतनी मदद जो की है। साहिल की बात ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है, खामोश ही रहती है। तोता भी साहिल की बात में हाँ मिलते हुए कहता है, साहिल बिल्कुल सही कह रहा है, आप हमारे साथ ही रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपको शिमला घूमना है और आपको अकेले घूमने में कोई मजा नहीं आएगा, आप हमारे साथ भी तो घूम सकते हो। ईशा को तोते की बात सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इंसान जो उनका दोस्त भी नहीं था वो उनके साथ रहे और घूमे।
ईशा तोते से कहती है, तोते अगर वो नहीं चाहता हमारे साथ रहना तो तू क्यों इतना जबरदस्ती कर रहा है, रहने देना। साहिल कहता है, ईशा पहले इनको तो बोलने दो ना तुम। आप कहिए आपको अगर हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आप सबको आपके साथ रहने देने के लिए। वो आदमी कहता है, वैसे आप चारों कहाँ से हो। तोता झट से बोल पड़ता है, मैं और माही दिल्ली से है और साहिल अभी अभी लंदन से वापस आया है और ईशा मुंबई से। ईशा को तोते का उस शख्स से इस तरह फ्रेंकली बात करना पसंद नहीं आता है पर फिर भी वो चुप रहती है। साहिल उस आदमी से पूछता है, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। वो लड़का बोल पड़ता है, विहान। विहान नाम है मेरा। स्वेटस्त्र 12 लक्कड़हारा। विहान विहान नाम है मेरा। विहान कहता है, ये विहान कोई और नहीं बल्कि वही सफेद पोशाक वाला शख्स था जो कि कल जंगल के बीच में एक टूटे फूटे घर में हवन कर रहा था। गाड़ी फार्म हाउस के आगे आके रुकती है। सभी फार्म हाउस के अंदर चले आते हैं। साहिल विहान से कहता है, विहान तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। विहान साहिल के पीछे पीछे चला जाता है। साहिल विहान को वो कमरा दिखाता है जो ईशा में साइड में था। साहिल कहता है, विहान तुम यहाँ पहले फ्रेश हो लो, फिर हमारे साथ डिनर करने के लिए नीचे आ जाना। विहान कहता कुछ नहीं, बस हमें अपना सिर हिलाता है। साहिल वहां से चला जाता है। जैसे ही विहान दरवाजा लगाता है उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो उसी मुस्कान के साथ घिरे घिरे अपने कदम कमरे में जो खिड़की थी उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचता है वो अपने हाथ अपने कमर पर रखता है और खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। विहान चांद को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बस कुछ समय और मैंने इन लोगों के साथ नजदीकियां तो बना ली है, अब बस सही समय का इंतजार है ईशा को जल्द ही अपने वश में करने के लिए। उसके यहाँ पहुंचने के पहले मुझे अपना काम करना होगा। इस तरफ सभी हॉल में थे और ईशा साहिल से बहस कर रही थी विहान को लेकर। साहिल घिरे से कहता है, ईशा तुम समझ क्यों नहीं रही। क्या हुआ अगर वो हमारे साथ रहेगा तो वो अच्छा इंसान लगता है मुझे। उसने हमारी कितनी मदद भी की है। ईशा कहती है, मुझे पता है साहिल, पर किसी अनजान इंसान को हम कैसे हमारे साथ रहने दे सकते हैं, और हम उसके बारे में कुछ जानते तक नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। तोता ईशा को समझाते हुए कहता है, ईशा अगर हम में से कोई अकेला यहाँ घूमने आता तो हमें भी लगता ना कि कोई हमारे साथ हो, हमारा दोस्त। माही भी कहती है, हाँ ईशा वो अकेला है, उसके साथ कोई दोस्त भी नहीं है, और कुछ दिनों की तो बात है। ईशा को उनकी बात माननी तो नहीं थी पर सभी इतना फोर्स कर रहे थे कि वो मान जाती है, पर उसके मन के अभी भी शक था विहान को लेकर। दूसरी तरफ थाने में रात के 9 बज रहे थे। समर कुछ सोच रहा था तभी पांडे वहां आता है। वो समर से कहता है, सर सुबह से आप परेशान हैं, अब तो मेरी बात मानिए ना, आप घर चले जाइए, थोड़ा आराम करिए। समर टेंशन में कहता है, कैसे पांडे जी, कैसे परेशान ना हो, आप तो जानते हैं सुबह एसीपी साहब ने क्या कहा है, किसी भी हाल में वो खूनी हमें चाहिए, पर कैसे मिलेगा वो हमें, अब तक तो कोई सुराग भी नहीं मिला हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। पांडे कुछ कह ही रहा था कि एक हवालदार किसी आदमी को थाने के अंदर ले आता है और कहता है, सर ये आदमी उस मर्डर के बारे में कुछ जानता है। समर का चेहरा जो परेशान था एक पल में उसके चेहरे की परेशानी गायब हो जाती है और वो झट से उस शख्स से कहता है, क्या जानते हो तुम उसके बारे में। वो आदमी कहता है, साहब दरअसल मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं रोज लकड़ी तोड़ने में जंगल जाता हूँ, उस दिन भी गया था। पांडे उसकी बात बीच में ही काटते हुए उससे पूछता है, लेकिन वहाँ तो पेड़ काटना मना है ना, और उस दिन यानी पूनम की रात को। वो आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, जी पूनम की रात को साहब, दरअसल मैं रात में ही वहां जाता हूँ लकड़ी लेने, क्योंकि वहां पेड़ काटना मनाही है इसीलिए। वो आदमी उस पल में चला जाता है जब वो लकड़ी काटने गया था। सुनसान उस जंगल में खटखट आवाज आ रही थी जो उस आदमी की कुल्हाड़ी की थी। तभी वो देखता है कि एक शख्स बीच जंगल में भागे जा रहा था। वो थक सा गया था भागते भागते, तभी वो एक जगह पर आके रुकता है। वो आदमी जो लकड़ी तोड़ने आया था वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है जो भाग रहा था उस आदमी के पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। वो वहीं रुक जाता है। तभी उसका पीछा करने वाला शख्स अचानक उसके आगे आ जाता है। बहुत ही हट्टा खट्टा था वो शख्स। उनके नजदीक ही एक गहरी खाई थी। वो काले पोशाक वाला जिसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी, देखते ही देखते उसके आंखों से एक तेज सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है और उस आदमी की तरफ बढ़ती है जो घबराया हुआ था। जैसे ही वो रोशनी उसके पास पहुंचती है वो आदमी हवा में उड़ता है और खाई में गिर जाता है। ये सब होते हुए वो लकड़हारा छुप के देख रहा था। उसकी तो हालत खराब हो रही थी ये सब देख के। जैसे ही लकड़हारा अतीत के उस पलों से बाहर आता है वो आगे कहता है, साहब वो दिन है और आज का दिन में वापस उस जंगल में नहीं गया। उस बलशाली इंसान को देख के अच्छे अच्छे कांप जाए। पांडे जो अब तक सब कुछ सुन रहा था जोर से हंसता है और कहता है, मतलब एक आदमी ने जादू से उस लड़के को हवा में उठा दिया और फिर खाई में गिरा दिया।
मस्त उल्लू बना लेते हो तुम लोगों को। पर इस बड़ी ही मंगरक कहानी किसी बच्चे को सुनाओ, हमें नहीं समझे। इतना कहकर पांडे फिर जोर जोर से हंसने लगता है। समर पांडे को चुप करते हुए कहता है, बस करिए पांडे जी, आप पहले उसकी बात को समझ तो लीजिए, शायद कुछ सच्चाई हो उसमें। पांडे समर से कहता है, सर आपको तो यकीन नहीं है न इन सब में, आप ये कैसे सच मान सकते हो? और अगर ये सच कह रहा होता तो ये उसी दिन हमारे पास क्यों नहीं आया? आज ही इसे ये बुद्धि कैसे आई? स्वीटेस्ट तेरा, वो आदमी झट से कहता है, क्योंकि मैं डर गया था। मैं गैर कानूनी काम कर रहा था, उस जगह पर लकड़ी काट रहा था इसलिए। पर अब नहीं साहब, आप चाहे तो मुझे अंदर डाल दीजिए, पर उस खूनी को पकड़िए। अगर वो ऐसे ही खून करता रहा तो हमारा और हमारे बच्चों का यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। समर, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? कैसा दिखता था वो? चेहरा तो नहीं देखा, अंधेरा बहुत था, पर हाँ चांद की रोशनी में इतना देख पाया कि उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, किसी अंग्रेजी फिल्म में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे। लंबा चौड़ा खली की तरह दिखने वाला आदमी था वो, और हाँ उसकी आंखें सुनहरे रंग में चमक रही थी। समर मुंह बनाते हुए, क्या सुनहरे रंग की आंखें? पांडे समर के कान में, सर मुझे तो लगता है ये आदमी हमें उल्लू बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है। समर, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, पर जब मैं बुलाऊं यहाँ आ जाना। वो आदमी हामी भरकर वहां से चला जाता है। पांडे, सर मुझे पता चल गया वो खूनी कौन है। समर, सच कौन है वो खूनी, बताइए। पांडे ऐसे बात करता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। सर मुझे तो लगता है कि वो सीरियल किलर एक साइंटिस्ट है। व्हाट, साइंटिस्ट? समर मुंह बनाते हुए, पांडे, हाँ सर एक साइंटिस्ट, वरना तो आप ही सोचिए, उसकी आंखें सुनहरी, उस लड़के को हवा में उड़ाना, और सबसे बड़ी बात उन सभी लाशों के हाथ की कलाई पर एक नीले रंग का निशान मिला था। अब आप ही सोचिए सर, भला इतने सारे नीले सुनहरे रंग का एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट नहीं तो कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह, आपने क्या पहले कहीं डिटेक्टिव की जॉब भी की है क्या, जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हो? समर कुर्सी पर आके बैठते हुए पांडे को थोड़ा गुस्से में बोला, आप ना रहने ही दो, मैं अकेला ही इस केस को सॉल्व करूंगा, ठीक है? पांडे, अरे सर मैं तो ऐसे ही कह रहा, पर आप तो गुस्सा ही हो गए। इससे पहले वो कुछ बोलता समर गुस्से के साथ उसे घूरता है तो वो चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी को पांडे तोते हुए फिर समर से कहता है, सर चलो मैं तो चलता हूँ, मेरा तो ड्यूटी टाइम पूरा हुआ। मेरी माने तो आप भी घर जाइए, कल वापस से इस केस के बारे में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह, समर को उसकी बात ठीक लगती है, वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो गई थी, सूरज की लाल पीली सुनहरी रोशनी पूरे आसमान को रंग रही थी। फार्म हाउस में ईशा इस वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। वो अकेली ही थी, बाकी सब तो सो ही रहे थे। शिमला की उस भीन भीनाती ठंडी किसी को बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर भी ईशा जा रही थी। वो गेट के पास पहुंचती उससे पहले ही एक आवाज उसे सुनाई देती है, अरे ओ खड़ूस, अकेले ही जाओगी क्या वॉक पे, मुझे तो आने दो। ईशा पीछे पलटती है तो देखती है कि विहान भागते हुए उसी की तरफ आ रहा था। अब सुबह सुबह बस इसको ही झेलना था मुझे, और हिम्मत तो देखो इसकी, मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे पता नहीं कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। ईशा घेरे से खुद से कहती है। विहान उसके सामने आता है। दौड़ने के कारण वो हाफने लगता है, वो फिर शांत होता है और ईशा को एकटक देखता है। उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो बड़े ही प्यार से शायरी कहता है। रात गुजरी तो फिर महकती सुबह आई, दिल धका तो आपकी याद आई, सांसों ने महसूस किया हवा की खुशबू को जो आपको छूकर हमारे पास आई। ईशा अजब मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहती है, ओ हल्लो, ये क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? विहान कहता है, वो क्या है न, मैं आज तक बहुत लड़कियों से मिला हूँ पर आप जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, और खूबसूरत लोगों को देख के मेरे मुंह से अपने आप ही शायरी निकल जाती है। ईशा को बहुत गुस्सा आ रहा था पर कहती कुछ नहीं बल्कि दूसरी तरफ चलने लगती है। विहान भी उसके पीछे पीछे जाता है। चलते चलते ही विहान ईशा से मजाक करते हुए कहता है, वैसे तुम कुछ काम करती हो या बस ऐसे ही हो? मैं कुछ काम करूँ या ना करूँ तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? ईशा गुस्से से कहती है। विहान नाटक करते हुए कहता है, मैं तो बस ये से ही पूछ रहा था। कितना गुस्सा आता है तुम्हें? ईशा अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और बस चलती रहती है, कहती कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त नाश्ता कर रहे थे, जो विहान और माही ने बनाया था। इस वक्त विहान सबको अपने बारे में बता रहा था, बस वही बोल रहा था और बाकी सब सुन रहे थे। ईशा बस खामोशी के साथ अपना नाश्ता खत्म करने में लगी थी। उसे देख के साफ पता चल रहा था उसे विहान की बकबक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस वहां से जल्द जाना चाहती थी क्योंकि उसे विहान की बातें नहीं सुननी थी। विहान तुम कमाल के बंदे हो यार, बातें तो अच्छी करते ही हो, साथ में खाना भी बना लेते हो। साहिल विहान की तारीफ करते हुए कहता है। विहान अपनी तारीफ सुन के कहता है, ये पोहा तो मुझे मेरी माँ ने बनाना सिखाया है, वो मुझसे कई गुना अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, अब तो मुझे भी तुम्हारे माँ से मिलना होगा उनके हाथ से बनाया खाना खाने के लिए। तोता खुशी से कहता है।
पर जब विहान ये बात सुनता है तो अचानक उसका चेहरा उतर जाता है। अब तक जो हंसते खेलते सबसे बातें कर रहा था वो खामोश हो जाता है। किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता सिवाय ईशा के। वो मन में ही कहती है, अब इसे क्या हुआ, अचानक यूं चुप हो गया। चलो छोड़ो, इसी बहाने इसकी बकबक शांत तो हुई। माही सबको याद दिलाते हुए कहती है, वैसे किसी ने कुछ सोचा है हम आज कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, बस फार्म हाउस पर ही रुकेंगे, साहिल जवाब देता है। क्यों क्यों नहीं जाएंगे आज कहीं? माही पूछती है। तो साहिल कहता है, आज पूरे शिमला शहर को बंद करने के ऑर्डर आए हैं, कोई बहुत बड़ा नेता आने वाला है शायद। सब दुकानें, सभी पिकनिक स्पॉट सबको बंद कर दिया है, इसलिए हम आज फार्म हाउस ही रुकेंगे। साहिल की बात सुन के सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, पर एक शख्स था जिसे बहुत खुशी हो रही थी, वो था विहान। विहान मन में ही खुश होते हुए अपने आप से कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब मेरा काम और भी आसान हो गया। उसको आज रात ही में अपने वश में करूंगा। स्वीटेस्ट 14। विहान जैसे ही सुनता है कि आज कोई भी कहीं नहीं जा रहा था, वो सोच लेता है कि वो उसके प्लान को आज रात को ही अंजाम देगा। वो वहाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि ईशा के लिए आया था। ईशा ही वो शख्स थी जिसकी विहान को तलाश थी। इस वक्त विहान फार्म हाउस के छत पे था और शिमला के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखे जा रहा था। वो एक उम्मीद के साथ बड़ा ही सीरियस होते हुए खुद से कहता है, बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरे वश में होगी ईशा। तुम ही हो वो जिसका मैं और मेरे ग्रह के सारे लोग पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तुम ही हो ईशा जो मेरे ग्रह को बचा सकती हो, तुम ही हो वो। इस तरफ समर हमेशा की तरह थाने जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। समर खुद से कहता है, कहाँ गई, यही तो रखी थी। तभी उसे याद आता है कि सीमा जो उसके यहाँ खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करती थी। समर खुद से कहता है, हाँ सीमा आंटी को जरूर पता होगा, उनसे ही पूछता हूँ मैं। ये कहकर वो सीमा को आवाज देने लग जाता है, सीमा आंटी, सीमा आंटी जल्दी यहाँ पे आइए। ये सुनते ही सीमा वहाँ आती है। वो कुछ कहती इससे पहले ही समर को देखकर चिखती है। समर अचानक घबरा जाता है उसकी यूं चिक सुनकर। समर कुछ कह ही रहा था कि तभी सीमा अपनी आंखें मिचती है और सिर दूसरी तरफ करते हुए अटकती आवाज में कहती है, साहब आपने शर्ट नहीं। जैसे ही समर शर्ट सुनता है उसे पता चलता है वो सिर्फ बनियान पहने हुए था। वो झट से बेड पे रखा टॉवल से अपनी बाहों को ढकता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो आंटी मुझे मेरा शर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए, समर अटकते हुए कहता है। सीमा जब देखती है कि समर ने बाहों पर टॉवल डाल रही है तो वो अलमारी की ओर आते हुए कहती है, अरे साहब आप भी ना, ये देखो यहीं पे रखी थी मैंने आपकी शर्ट। इतना कहकर वो अलमारी में देखने लग जाती है और उसे शर्ट मिल भी जाती है। सीमा शर्ट दिखाते हुए नाटक करते हुए समर से कहती है, ये देखो यहीं पे थी शर्ट और आपने मुझे नीचे से ऊपर बुलाया इसे ढूंढने के लिए। लीजिए आपकी शर्ट। आगे की बात कहते हुए सीमा को कुछ याद आता है और वो अपने हाथ को सिर पर पटकते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, बाबा रे, मैंने तो गैस पे दूध चाया था। साहब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की ओर भागती है। समर बस उसे जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, ये भी ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद समर अपने साथी अफसरों के साथ उसी जगह पर था जहां उन्हें भूपेंद्र सिंह के बेटे की लाश मिली थी। वो लटका हारा भी वही था। वो उन्हें बता रहा था जो उसने उस रात अपनी आंखों से देखा था। तो यही देखा था ना तुमने उस आदमी को? पांडे एक जगह इशारा करते हुए उस आदमी से पूछता है। वो लटका हारा झट से कहता है, जी हाँ यही देखा था, वो काले रंग के पोशाक वाला शख्स। समर उस खाई के पास जाता है और वहां से नीचे देखने लगता है। तभी उसे मिट्टी पे कुछ दिखाई देता है जो सूरज के रोशनी में चमक रहा था। वो जल्दी से उसे उठाता है। वो चीज किसी ब्रेसलेट की तरह लग रही थी। सिल्वर की उस ब्रेसलेट में नीले रंग के डायमंड लगे थे जो चमक रहे थे। वो काफी अलग किस्म की ब्रेसलेट थी। ये किसका होगा? उस खूनी का तो नहीं? समर खुद से कहता है। वो उस ब्रेसलेट को जांच के लिए भिजवा देता है और काफी देर तक समर और बाकी अफसर वहां तलाशी करते हैं। शाम के 7 बज रहे थे। इस तरफ फार्म हाउस में सभी हॉल में बैठे थे। वो सभी बहुत बोर हो रहे थे। साहिल मोबाइल देख रहा था तो तोता टीवी देख रहा था। तो माही और ईशा एक सोफे पे ही लेटी हुई थी। माही फैन की तरफ देखते हुए ईशा से कहती है, यार ईशा, आज का तो दिन ही खराब है। क्या सोचकर आए थे और क्या कर रहे हैं? साहिल भी उनकी बातें सुन रहा था। वो फोन से नजरें हटाते हुए कहता है, हाँ यार, सोचा था शिमला जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, बातें करेंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। वो समर का बच्चा, उसे तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। हम उसके शहर आए हैं तब भी उसे अपने काम से फुर्सत नहीं है। मिलने 2 साले को फिर देखता हूँ। उसने ये कहा ही था कि विहान वहाँ आ जाता है। विहान कहता है, अगर तुम सब बोर हो रहे हो तो मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी बोरियत दूर करने का। आइडिया? और क्या है वो आइडिया बताओ? साहिल झट से पूछता है। अंताक्षरी, विहान कहता है। ईशा उसे मना करते हुए कहती है, क्या हम क्या बच्चे हैं अंताक्षरी खेलने के लिए? नहीं, हम ही खेलेंगे फालतू अंताक्षरी, समझे तुम?
पर साहिल और माही दोनों को ये अंताक्षरी वाला आइडिया बहुत पसंद आता है। वो ईशा के बात पर ध्यान नहीं देते और तुरंत ही हाँ कर देते हैं। तो ठीक है, मैं और शामू अंकल बाहर बोनफायर जलाते हैं, विहान सबसे कहता है और बाहर की ओर चला जाता है। ईशा को ना चाहते हुए ही सबको हाँ कहना पड़ता है क्योंकि वो भी बोर हो रही थी। माही भी बाहर चली जाती है। तोते उठ जा, यही बैठा रहेगा क्या दिन भर, साहिल तोते को हिलाते हुए कहता है। तोता जिसे कुछ पता ही नहीं था कि वहाँ चल क्या रहा था, वो तो बस टीवी देखने में मगन था। साहिल जबरदस्ती तोते को बाहर ले जाता है। ईशा अकेले ही हॉल में रह जाती है। वो बाहर जा ही रही थी कि उसे उसके पापा का फोन आता है। ईशा हल्लो करती ही है तो आगे से पापा संजय की सीरियस आवाज उसे सुनाई देती है। ईशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? क्यों बेटा, और मुझे बताई क्यों नहीं तूने ये बात? स्वेटस्त्र 15। ईशा ने जैसे ही संजय की बात सुनी तो वो घबरा गई। उसे पता तो था कि एक दिन ये बात उसके पापा को पता चलनी ही थी, पर इस वक्त वो अपने पापा का गुस्सा हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी। ईशा संजय से डरते हुए अटकते हुए कहती है, पापा वो मम्मी आपको बताने ही वाली थी, लेकिन क्या बेटा, तुमने 3 दिन पहले ही जॉब छोड़ दी और तुमने मुझे बताया तक नहीं ना? क्या अब मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है तुम्हारे लाइफ में? संजय ने नाराजगी के साथ कहा। ईशा समझाते हुए कहती है, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो पापा आप जानते हैं ना मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती। जहाँ तक बात है जॉब छोड़ने वाली बात की, तो मुझे डर लग रहा था। मेरे बॉस मिश्रा जी आपके दोस्त हैं ना, इसलिए। पर तूने जॉब छोड़ी ही क्यों बेटा? तुझे पता है ना तुम्हारी न्यूज एजेंसी सबसे बढ़िया है, वो टॉप 10 में आती है पूरे इंडिया में, संजय कहता है। ईशा उन्हें बड़े प्यार से समझाती है, मैं सब जानती हूँ पापा, और मुझे मेरा काम भी बहुत पसंद था, पर आपके वो दोस्त मिश्रा जी को तो आप अच्छे से जानते हो ना, कैसे एकड़ू इंसान है वो। 2 साल से उनके यहाँ जॉब करी है मैंने, पर आज तक एक बार भी सीधे मुंह से बात नहीं की उन्होंने। संजय को भी पता था कि मिश्रा कितना गुस्सेल इंसान था, पर वो ये भी जानता था कि वो एक अच्छा इंसान था। इसलिए संजय ईशा को वहाँ जॉब करने के लिए वापस मनाते हुए कहता है, ईशा बेटा मुझे पता है मिश्रा थोड़ा अजबो-गरीब इंसान है, उसे गुस्सा आता है, पर वो जानबूझकर गुस्सा नहीं करता बेटा, ये तो उसकी आदत है। पर हाँ, वो दिल का काफी अच्छा इंसान है। तुम तो जानती हो ना वो गरीब घर के लड़के लड़कियों की कितनी फिक्र करता है। जिन लोगों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसने लिए ऑफिस में नॉर्मल सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा सैलरी देता है। तुम सबको उसका गुस्सा दिखता है, पर तूने कभी सोचा है उसने कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय को कोई परेशानी नहीं होने दी? वो सबके बारे में सोचता है बेटा। ईशा भी ये बात जानती थी, इसीलिए उसे संजय की बात ठीक लगने लगती है। संजय आगे कहता है, देखो बेटा, मुझे लगता है तुम्हें वापस से ज्वाइन करना चाहिए, पर अब वो मुझे क्यों लेंगे जॉब पे? मैंने तो उन्हें बड़े ताव से रिजाइन लेटर दे दिया था, ईशा रिग्रेट करते हुए कहती है। ईशा को भी वापस से जॉब ज्वाइन करनी थी, ये सुनकर संजय बहुत खुश होता है। वो कहता है, उनकी टेंशन मत लो बेटा, मिश्रा तो खुद तुम्हें जॉब पर लेने के लिए बेताब है। उसने ही कही ये बात मुझसे, कह रहा था कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो। मैं कल ही उससे बात करूंगा इस बारे में। ईशा भी मान जाती है और कुछ देर उनसे बात करके फोन रख देती है। वो खुश थी कि उसे फिर से जॉब मिलने वाली थी। फार्म हाउस के बाहर बोनफायर जल रही थी, वहीं पर सभी लोग बैठे थे। ठंड बढ़ गई थी, इसलिए सबने स्वेटर जैकेट पहने हुए थे। ईशा के वहां आते ही तोता कहता है, यार कहाँ रह गई थी ईशा तू, हम सब कब से तेरा वेट कर रहे थे। ईशा कहती है, वो बस पापा से बात कर रही थी मैं। ईशा ये कहकर माही और साहिल के बीच में एक जगह बैठ जाती है। विहान ईशा को देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, अब आप आ ही गई है तो पहले आप ही से शुरुआत करेंगे हम। विहान को उससे प्यार से बात करते देख ईशा को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो कहती कुछ नहीं। रुको, पहले हम 2 ग्रुप बनाएंगे फिर शुरू करते हैं, माही कहती है। माही की बात सुन के साहिल कहता है, तो ठीक है, मैं और ईशा एक टीम में और तुम सब एक टीम में। साहू ये गलत बात है यार, तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने ईशा को इसलिए चुना ना क्योंकि तुझे अंताक्षरी में गाना नहीं आता, माही साहिल से कहती है। साहिल अपनी बात पर कायम रहता है, अब एक बार ग्रुप तय हुआ है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तोता माही से हंसते हुए कहता है, रहने दे माही, वैसे भी ये दोनों मिलकर भी हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तो अभी पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है, जो हारेगा वो जीतने वाले टीम के मेंबर्स के पैर दबाएगा, साहिल कॉन्फिडेंस से कहता है। उसकी की बात से सब राजी हो जाते हैं। ईशा और साहिल बोनफायर के एक तरफ आते हैं और बाकी सब एक तरफ। विहान ईशा के बिल्कुल सामने बैठा था। वो ईशा को बड़े प्यार से देखता है, पर ईशा उससे नजरें हटा लेती है। अंताक्षरी शुरू हो जाती है। माही को साहिल ब से गाना गाने के लिए बोलता है। माही कुछ देर सोचती है और फिर अपनी प्यारी आवाज के साथ गाना गाती है। बन के तितली दिल उड़ा 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 है, कहीं दूर सभी लोग गाना एंजॉय कर रहे थे। माही गाना खत्म करके साहिल से कहती है, अब साहिल मैं तुम्हें अमम चलो तुम से गाना गाओ। साहिल सोचने लगता है, पर उसे गाना याद ही नहीं आता। माही और तोता 10 से 1 तक गिनती करने लगते हैं।
साहिल परेशान होकर ईशा की तरफ देखता है तो ईशा समझ जाती है कि उसे गाना नहीं याद आ रहा था। ईशा माही से कहती है, मैं साहिल की तरफ से गाना गाती हूँ। इतना कहकर वो 2 पल सोचती है। उसे पता नहीं क्यों वो पल याद आते हैं जब वो 12th में थी। उनके कॉलेज में एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था जहाँ पर ईशा को उसके कॉलेज की ओर से गाना गाना था। दरअसल उसने समर के लिए वो गाना गाया था क्योंकि तब वो उसको पसंद करती थी, पर समर शिखा को पसंद करता था। ईशा समर को पसंद करती थी, ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी। उस गाने का टाइटल था तू जाने ना। ईशा बोनफायर की तरफ देखते हुए उस पल के बारे में सोचते हुए गाने लग जाती है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की है जो ये बाकी कैसे तुझे समझाए। तू जाने ना आ, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने क्यों, मिठों के है फासले तुमसे ना जाने क्यों, अनजाने है सिलसिले तुमसे ना जाने क्यों। ईशा ने इतना गाया ही था कि तभी वो रुक जाती है। उसे ना जाने क्या होता है कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तोता कहता है, ईशा तुम अच्छा गा रही हो, रुक क्यों गई तुम। ईशा कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है, तुम सब कंटिन्यू करो मैं चलती हूँ। सभी लोग चौंक गए थे कि आखिर उसे अचानक क्या हुआ कि वो बीच में ही गाना छोड़ के जा रही थी। विहान जो तब से ईशा को ही देखे जा रहा था जब से वो गाना गा रही थी, उसे भी बहुत अजीब लगती है ये बात। साहिल ईशा को कुछ कहता इससे पहले ही ईशा बोल पती है, वो मुझे पापा को फोन करना था इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम सब अंताक्षरी जारी रखो। ये कहकर ईशा फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। सभी लोग वापस अपने गाना गाने में लगे रहते हैं। इस वक्त ईशा अपने कमरे में थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। स्वीटेस्ट 16। ईशा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टेबल के पास वाली कुर्सी पर आके बैठ जाती है और टेबल पर सर रख के रोने लग जाती है। ईशा उन पलों को याद कर रही थी जब वो 12th क्लास में अपने कॉलेज की ओर से गाना गा रही थी। कंपटीशन तो बस बहाना था, वो तो समर के लिए गाना गा रही थी। उसके दोस्त माही, साहिल, तोता और खुद समर भी उसका गाना सुन रहे थे और उसे मोटिवेट भी कर रहे थे। ईशा का गाना आधा हुआ ही था कि तभी वो देखती है कि शिखा आकर समर के गले पे अपने दोनों हाथ रखती है और उससे बातें करने लग जाती है। ईशा को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। लगता भी कैसे नहीं, वो जिसको पसंद करती थी वो किसी और के साथ था। और फिर ईशा तब सिर्फ 17 साल की थी, उसे अपने इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता था। ईशा गाने के बीच में ही रुकती है और सबसे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। अब ईशा भले ही 25 साल की थी और समझदार भी थी, पर पता नहीं क्यों वो छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। ईशा रोते हुए खुद से कहती है, क्यों समर, आखिर क्यों तुम उस शिखा से प्यार करते थे। मैं तुमसे कह नहीं पाई अपनी फीलिंग्स, पर तुम तो समझ जाते ना। 2 साल तक मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाते आ रही थी, पर तुम्हें भनक भी नहीं थी। तुम सोच भी नहीं सकते समर, जब तुम 12th क्लास में उस शिखा को डेट कर रहे थे तब उस 16-17 साल की ईशा पर तब उसका क्या असर हुआ था। वो तो टूट गई थी पूरी तरह। करीब 20 मिनट बाद ईशा शांत होती है, अपनी आंखें पोंछती है। उसे याद आता है कि कैसे वो बच्चों की तरह रो रही थी। ईशा हंसते हुए खुद से ही कहती है, मैं भी ना एक नंबर की गधी हूँ, क्या बच्चों की तरह रो रही थी मैं। वो तो बस वक्त ही वैसा था कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। ईशा समझ रही थी कि सिर्फ उस गाने की वजह से उसे वो वक्त याद आया था और अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था इस बारे में। पर कहीं ना कहीं अब भी वो समर को पसंद करती थी, पर वो इस बात से अनजान थी। उसे लगता है कि वो सिर्फ बचपना था और कुछ नहीं। बाहर अंताक्षरी अभी भी चल रही थी। साहिल की टीम में माही आ गई थी और विहान और तोता एक टीम में थे। विहान का चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ सोच रहा था और गुस्से में था। विहान मन में कहता है, इस ईशा की वजह से तो मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। किसी तरह इन सब को यहाँ इकट्ठा किया था, सोचा था सबको चाय में नींद की दवा मिलकर सुला दूंगा और फिर ईशा को अपने वश में करके यहाँ से ले जाऊंगा, पर इस ईशा की वजह से। इतना कहकर विहान बार बार फार्म हाउस के मेन दरवाजे की ओर देख रहा था और ईशा का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा था कि वो सबको चाय बनाकर पिलाएगा और सब सो जाएंगे और फिर वो अपना काम करेगा जिसके लिए वो यहाँ आया था। पर अंताक्षरी खत्म हो जाती है पर ईशा बाहर नहीं आती। इस तरफ समर थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो बेचारा तो जानता तक नहीं था कि इस वक्त किसी ने उसकी वजह से कितने आंसू बहाए थे। पांडे समर के सामने वाले कुर्सी पर था, तभी एक हवालदार हाथ में कुछ लेकर वहां आता है। वो समर को सैल्यूट करता है और उसके हाथ में की चीज समर को देते हुए कहता है, सर ये रहा वो ब्रेसलेट जो उस जंगल में मिला था। जांच में पता लगा है कि ये ब्रेसलेट 200 साल पुराना है और ये ब्रेसलेट सिल्वर की तरह दिखने वाले धातु से बना है जो हमारे ग्रह पर नहीं मिलता। पांडे उसकी बात आधे में ही काटते हुए झट से पूछता है, क्या ये धातु हमारे ग्रह पर नहीं मिलता मतलब? वो हवालदार कहता है, मैं तो वही कह रहा हूँ पांडे जी जो फाइल में लिखा है। इस फाइल को देखिए सर। समर उससे फाइल लेता है और उसे वहां से जाने को कहता है।
समर फाइल पता है उसमें भी वही लिखा था कि वो ब्रेसलेट हमारे ग्रह के धातु से नहीं बना और उसके जो नीले हीरे थे वो भी धरती पर नहीं मिलते थे। समर हैरान होते हुए खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? पांडे डरते हुए समर से कहता है, दर्द देखा सर, मैंने कहा था ना, जरूर ये किसी एलियन का काम है जो हमारे ग्रह पर कब्जा करने के लिए आया है। मैं तो कहता हूँ इस केस वेस को छोड़ देते हैं, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगा। पांडे की बात सुन के समर उसे चुप करते हुए कहता है, आप एक मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? मुझे देखने दीजिए। पांडे खामोश होता है। समर उस ब्रेसलेट को देखने लग जाता है। वो कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जादूगर का ब्रेसलेट था। समर उस ब्रेसलेट की फोटो खींचता है और पांडे से कहता है, इस फोटो को थाने के सभी अफसरों में फॉरवर्ड कर दो और कहना कि शहर में सबसे इस बारे में पूछताछ करे। किसी ना किसी को तो जरूर पता होगा इसका। पांडे वैसे ही करता है जैसा समर ने कहा था। दूसरे दिन दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। साहिल, माही, ईशा, तोता और विहान चाइल्ड हिल स्टेशन आए थे, जो शिमला से करीब 1 घंटे दूर है। वो सभी इस वक्त चाइल्ड पैलेस पर थे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर पैलेस था। सभी उसके अंदर घूम रहे थे। ठंड सुबह के हिसाब से कम थी, तब भी टेम्परेचर 10 डिग्री पे था। उन सब की एक्साइटमेंट इतनी थी कि उन्हें उस ठंड का एहसास ही नहीं था। साहिल, तोता फोटो खींचने में बिजी थे। विहान ईशा के पास जाता है, जो हर बार की तरह अकेले ही घूम रही थी और आसपास का नजारा देख रही थी। विहान उसके साथ साथ चलने लग जाता है। ईशा उस पर खास ध्यान नहीं देती और चलती रहती है। क्या खूबसूरत आसमान है, क्या हरियाली है, क्या नजारा है। विहान ईशा की ओर देखकर बड़े ही प्यार से कहता है। ईशा उससे गुस्से में कहती है, तुम क्या यही कहने के लिए मेरे पास आए हो? अरे, मैं तो इस पहाड़ों को देखकर कह रहा था। देखो ना, क्या जन्नत की तरह खूबसूरत दिख रहे हैं पहाड़। विहान नाटक करते हुए ईशा से कहता है। ईशा जानती थी कि विहान उसके साथ फिर से फ्लर्ट कर रहा था, बल्कि उसने तो तभी जान लिया था जब वो पहली बार उससे मिली थी। जब विहान ने उन सबको लिफ्ट दी थी, तब विहान गाड़ी चलाते हुए बार बार ईशा को ही देख रहा था। इस वक्त ईशा को विहान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। पर विहान आगे कुछ ऐसा कहता है कि ईशा चौंक जाती है। उसे नहीं लगा था कि विहान ऐसा कुछ बोलेगा। स्वीटेस्ट 17। विहान ईशा से बातें कर रहा था, पर ईशा थी कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तुम्हें पता है ईशा, ऐसी खूबसूरत जगह पर क्या होना चाहिए? ईशा कहती कुछ नहीं, पर उसकी तरफ देखती है। विहान आगे कहता है, ऐसी खूबसूरत जगह पर रोमांटिक बातें करनी चाहिए, आपस में की दूरियां मिटानी चाहिए। जैसे ही ईशा ये बात सुनती है, उसे गुस्सा तो आता है, पर वो विहान के साथ झगड़ा करके अपना मूड नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वो चुपचाप चलती रहती है। तुम्हें पता है ईशा, इस पैलेस में कितने सारे गानों की शूटिंग हुई है। 3 इडियट्स गाना भी यही शूट हुआ था। विहान फिर से ईशा से कहता है। दरअसल विहान को फिल्मों के बारे में कुछ पता तो नहीं था, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से जो आया था। उसने तो बस ये साहिल और तोते की बातें सुनी थी। ईशा फाइनली अपना गुस्सा जाहिर करती है और विहान की तरफ देखते हुए उस पे तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें पता है उन 3 इडियट्स में से एक इडियट डायरेक्टर ने यही छोड़ दिया है। उन्हें वो बहुत तंग करता था, हमेशा बकबक करते रहता था। तुम्हें पता है वो इडियट कौन है? विहान हैरानी के साथ अपना सर ना में हिलाता है। ईशा विहान की ओर अपनी उंगली करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वही जो मुझसे इस वक्त बातें कर रहा है। ये कहकर ईशा हंसने लग जाती है। विहान समझ जाता है कि ईशा ने उस पे तंज कसा था, पर जब वो उसको हंसते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये पहली बार था कि उसके वजह से ईशा के चेहरे पर मुस्कान आई थी। ईशा इस बात से हैरान होती है कि विहान को उस पर गुस्सा नहीं आया था। विहान तो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। ईशा मुंह बनाते हुए मन में कहती है, कितना अजीब है ये, अपने ही मजाक पर भला कोई हंसता है क्या? चलो, मुझे क्या करना है इस बात से। इतना सोचकर वो विहान से नजरें हटाकर वापस पहाड़ों को देखने लग जाती है। दूसरी ओर साहिल, माही और तोता एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। साहिल गुस्से में कहता है, यार अब बस बहुत हुआ इस समर का। परसों उसने कहा कहीं जाना है, इसलिए नहीं मिल पाऊंगा। कल उसके पास टाइम नहीं था और आज भी वो नहीं मिला हमसे। तोता साहिल की बात में हामी मिलाता है और गुस्से में कहता है, हाँ यार, हम यहाँ उसके शहर में आए हैं और उसको देखो, साले ने एक फोन तक नहीं किया कल से। तू एक काम कर, अभी के अभी उसे फोन कर और साले को यहाँ बुला। साहिल वैसा ही करता है जैसा तोता कहता है। साहिल समर को फोन करके वहाँ बुलाता है। पहले तो समर मानता नहीं है, पर साहिल उसे डांटकर ही सही पर मना ही लेता है। साहिल खुशी से कहता है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है। तोता और माही भी ये सुनकर खुश होते हैं। माही कहती है, आज पूरा दिन हम उसे हमारे साथ ही रखेंगे और आज शाम को भी उसे फार्म हाउस में रुकने को कहेंगे। दोनों उसके बात में हामी मिलाते हैं। इस तरफ समर थाने में अपने केबिन पांडे से बातें कर रहा था। पांडे समर को एक शर्त दिखाते हुए कहता है, सर आप क्या ऐसे जाओगे क्या उनसे मिलने? मेरी बात मानिए, ये शर्ट पहन लीजिए, आपके ऊपर सूट करेगी।
समर मुंह बनाते हुए कहता है, पांडे जी, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, डेट पे नहीं, जो कपड़े चेंज करूँ। पांडे फिर उसे समझाता है, अरे सर, जरा सोचिए तो, अगर आप इस सिविल ड्रेस में ही चले गए तो आपके दोस्तों को लगेगा कि आप वहां अपने काम के सिलसिले में गए थे, ना कि उनसे मिलने। समर को उसकी बात सही लगने लग जाती है और वो पांडे के हाथ में रखी व्हाइट शर्ट अपने हाथ में लेता है। पांडे ये देखकर बहुत खुश होता है। समर उस व्हाइट शर्ट को पहनता है, साथ ही एक ब्लैक कलर की ट्राउजर पहनता है। उस पे वो शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। पांडे समर को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, क्या बात है सर, आप तो हीरो लग रहे हो हीरो। समर उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। दोपहर के 1 बज रहे थे। साहिल और बाकी सभी हिल स्टेशन पर एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे। तभी ईशा को याद आता है कि उसका पर्स वहीं रह गया था जहां वो कुछ देर पहले घूम रही थी। ईशा वो लेने के लिए उसी जगह जाती है। उसे वो पर्स मिल जाता है जो एक बेंच पर था। जैसे ही वो अपना पर्स लेकर पलटती है तो वो किसी के साथ टकरा जाती है। ईशा अपने नाक पर हाथ रख के कहती है, आउच, मेरी नाक, आपको दिखाई नहीं। वो इससे पहले कुछ कहती उसकी नजरें उस शख्स पर आके टिक जाती है जिससे वो टकराई थी। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि समर था। ईशा बस उसे घुरे जा रही थी। उसने सोचा नहीं था समर वहां आएगा। उसकी जबान मानो अटक गई हो। पूरे 2 दिन बाद वो समर को देख रही थी। समर उसके सामने हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहता है, हेलो, कहाँ खो गई तुम? मैं ही हूँ तुम्हारे सामने, मेरा भूत नहीं। उसकी ये बात कहते ही ईशा फिर से होश में आती है और मुस्कुरा कर समर से पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे? समर कहता है, साहिल ने फोन करके बुलाया मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। फिर क्या मुझे आना ही था। ईशा मायूस होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, अच्छा तो बस उसका मन रखने के लिए आए हो? मुझे लगा था हमसे मिलने के लिए आए थे तुम। अरे मैं तो तुम सब से मिलने तो आया हूँ, वो तो मैंने बस ये से ही कहा। समर हड़बड़ाते हुए ईशा को समझाता है। ईशा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं तुम्हें सबके पास ले जाती हूँ। आगे की बात ईशा मुंह बनाते हुए कहती है, और उस विहान से भी। समर हैरानी के साथ पूछता है, विहान, ये कौन है? स्वेटस्त्र 18, ये विहान कौन है ईशा? समर हैरानी के साथ ईशा से पूछता है। ईशा मुंह बनाकर कहती है, हे एक इडियट, तुम मिलोगे ना उससे तो तुम्हें पता चलेगा कैसा है वो। ईशा समर को वहां ले जाती है जहां पर सब बैठे हुए थे। जब समर वहां पहुंचता है तो साहिल, माही, तोता उसे वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। पर साहिल झूठी नाराजगी के साथ समर से कहता है, तो आ गए आप। भाई साहब को अब समय मिला है दोस्तों से मिलने को। हाँ यार, अब ये हमारा दोस्त हुई है, ये तो इंस्पेक्टर समर है। तोता गुस्सा होने का नाटक करते हुए साहिल से कहता है। समर को उनकी बातें सुन के थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो जानता था कि गलती उसकी ही थी, इसलिए वो अपनी सफाई देते हुए उन्हें समझाते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा, समझे तुम? मुझे भी तुम सब से मिलना पर मेरी मजबूरी थी। एक केस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया तुम सब से मिलने का। आगे की बात समर खुशी से कहता है, पर आज का मेरा पूरा दिन तुम्हारा है। मैं पूरा दिन तुम सबके साथ बिताऊंगा। ये सुनते ही सबको बहुत खुशी होती है। साहिल तो समर को गले भी मिलाता है और कहता है, ये हुई ना बात मेरे भाई, आज तू लाख मना करे ना फिर भी तुझे हमारे साथ ही रहना है, समझे? साहिल समर से अलग होता है तभी उसको विहान के बारे में याद आता है। साहिल समर से कहता है, अरे यार, हमने तुम्हें विहान से तो मिलाया ही नहीं। साहिल विहान के और देखते हुए समर से कहता है, बाय द वे समर, ये विहान है, ये शिमला घूमने आया है। ये अकेला ही था तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे अपने साथ शिमला घुमा लाए। वैसे विहान ने हमारी काफी मदद की है। तुम्हें मैंने बताया था ना, परसों शाम को हमारी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई थी, तब इसी ने हमारी मदद की थी। साहिल की बात सुनकर समर विहान की तरफ बढ़ता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर उससे कहता है, नाइस टू मीट यू विहान, और थैंक्स, तुमने मेरे दोस्तों की मदद की इसलिए। इसमें थैंक्स की क्या बात है समर, वैसे अब ये सब मेरे भी तो दोस्त बन गए हैं। विहान समर से हाथ मिलाते हुए ईशा की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है। उसे अपनी तरफ यूं देखते देख ईशा मुंह फेर लेती है। समर और उसके दोस्त पूरे चाइल्ड हिल स्टेशन पर घूमते हैं और बहुत बातें करते हैं। ईशा माही के साथ बातें कर रही थी। दूसरी तरफ समर साहिल बातें कर रहे थे। तोता तो बस विहान के साथ फोटो खींचने में लगा था। विहान का मुंह देख के साफ पता चल रहा था कि उसे फोटो खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा था। साहिल समर की तारीफ करते हुए कहता है, वैसे समर, तुझे पता है, तू इस व्हाइट शर्ट में एकदम धांसू लग रहा है। अगर कोई लड़की तुझे इस वक्त देख ले ना तो फिदा हो जाएगी तुझ पर। समर उसकी बात पर कहता कुछ नहीं पर मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ ईशा माही से कोई खुफिया बात पूछ रही वो इस अंदाज में पूछती है, माही, वैसे तेरे लाइफ में चल क्या रहा है? हाँ, 3 दिनों से हम साथ में है पर तूने मुझे बताई नहीं ये बात। कौन सी बात ईशा, तुझे क्या पूछना था मुझसे? माही ईशा से हैरानी से कहती है।
ईशा माही की टांग खींचते हुए नाटक करते हुए कहती है, ओए होए, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ पता ही ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। माही को कुछ समझ नहीं आता है कि ईशा क्या कहने की कोशिश कर रही थी। माही उससे फिर कहती है, तू साफ साफ कहेगी क्या बात है। ईशा माही का मुंह देखते हुए फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, तो तू कल रात फोन पे बात करते हुए बच्चू मेरा बच्चू क्या कर रही थी? हाँ, कहीं वो तेरा। ईशा इतना कहकर चुप हो जाती है और मन में ही मुस्कुराती है। माही कल रात की बात याद करते हुए जोर जोर से हंसने लग जाती है। ईशा को समझ नहीं आता कि वो क्यों हंस रही थी। ईशा बस उसका मुंह देख रही थी। माही खुद को शांत करती है और ईशा से कहती है, ओ गॉड, ईशा तुम भी ना, किस बात को लेकर क्या सोच रही थी? मैं कल रात किसी लड़के से नहीं बल्कि मेरे डॉगी से बातें कर रही थी। मैं उसे बच्चू कहती हूँ प्यार से। क्या तुम भी? ईशा अजीब मुंह बनाकर जोर से कहती है, व्हाट? वो तेरा डॉग था। माही उसे चुप करते हुए कहती है, घिरे ईशा, क्या कर रही है तू? और मैं सच कह रही हूँ। और अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं पहले तुझे बताती समझी। तू मेरी एकलौती बेस्ट फ्रेंड जो हो। ईशा तो शर्म के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। उसे खुद पर शर्म आती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे माही से कुछ भी कह दिया था। माही कुछ याद करते हुए बोल पती है, ईशा, वैसे मेरी छोड़ तेरी बता, कल तुझे क्या हुआ था? तू क्यों अंताक्षरी के बीच में ही उठकर चली गई? ईशा खामोश हो जाती है, माही से अपनी नजरें चुराने लगती है। तुझे क्या हुआ? अब क्यों खामोश हो गई तू? माही कहती है। ईशा फिर अटकते हुए बोल पती है, वो मैं दरअसल, हाँ वो मुझे अपने पापा से बात करनी थी इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। माही कॉन्फिडेंस के साथ झट से कहती है, पर तुमने तो पहले ही बात करी थी ना अपने पापा से, तो। माही आगे कुछ कहती तभी ईशा हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए एक्साइटेड होते हुए कहती है, माही, वो देख बूढ़ी के बाल, मुझे बहुत खाने का मन करे रहे हैं यार। चल ना। ईशा माही का हाथ पकड़कर उसे उस तरफ ले जाने लगती है जहाँ वो इंसान खड़ा था जो बूढ़ी के बाल बेच रहा था। माही उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रही है ईशा? तुम्हें इस वक्त बूढ़ी के बाल खाने हैं? शाम के 5 बज रहे हैं। वो कुछ नहीं, हम वो नहीं खाएंगे। ईशा ने तो उसके सवालों से बचने के लिए यह बहाना बनाया था, इसीलिए वो भी उसकी बात मान जाती है। वो दोनों वहां जाती है जहां सब लोग जमीन पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। माही सबसे कहती है, सुनो सब, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना परसों की तरह अगर बीच जंगल में गाड़ी बंद पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम वापस नहीं जाएंगे, विहान हड़बड़ाते हुए माही से कहता है। स्वेटस्त्र 19। जैसे ही माही वापस शिमला जाने की बात कहती है, विहान हड़बड़ाकर कहता है, नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। उसकी यह बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। सभी विहान की तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। माही हैरानी से विहान से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें विहान? ऐस बड़ी ही बात क्यों कर रहे हो तुम? विहान को अपनी गलती समझ आती है कि उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसका दरअसल प्लान ये था कि कोई बहाना देकर सबको देर रात होने तक वही रोक ले और जैसे ही अंधेरा हो जाए वो ईशा को सबसे दूर ले जाएगा और अपने वश में करेगा। पर उसका पूरा प्लान एक बार फिर फेल होने जा रहा था माही की वजह से, इसीलिए उसने हड़बड़ाकर ये बात कही थी। विहान बात को संभालते हुए माही से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे माही, मैं तो वो कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, हम थोड़ा रुक तो सकते हैं ना यहाँ? बिल्कुल नहीं, अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ रहे ना तो अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। माही थोड़ा घबराते हुए कहती है। साहिल भी उसका साथ देते हुए कहता है, माही ठीक बोल रही है, हम एक तो इतनी दूर आए हैं शिमला से, हमें अभी वापस जाना चाहिए। साहिल की बात सभी मान जाते हैं। विहान को ना चाहते हुए सबकी बात माननी पड़ती है। सभी लोग गाड़ी के पास आते हैं और अंदर बैठने लग जाते हैं। समर को किसी का फोन आया था तो वो फोन पे बात करने में बिजी था। साहिल ड्राइविंग सीट पर बैठता है और तोता उसके बाजू वाली सीट पर, माही और विहान पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ईशा पीछे की सीट पर बैठने ही वाली थी कि वो वहां विहान को बैठा देखकर रुक जाती है। विहान मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा करता है, पर ईशा विहान के बाजू में नहीं बैठना चाहती थी। वो दूसरी तरफ से जाकर माही के साइड वाली सीट पर बैठती है। विहान का चेहरा ये बात बयान कर रहा था कि ईशा का उसके साथ ना बैठना उसे कहीं ना कहीं खल रहा था। वो मायूस तो होता है पर अपनी मायूसी को वो अपनी मुस्कुराहट पे पीछे ही छुपा लेता है। वो आया था ईशा को अपने वश में करने के लिए, उसे अपने ग्रह चांद पर ले जाने के लिए, पर ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही ईशा के वश में होता जा रहा हो। जब उसने पहली बार ईशा को देखा था तभी वो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर और गहरी आंखों में खो गया था। उसके दिल में ईशा के लिए एक खास जगह बनती जा रही है। उसे ईशा पसंद आने लगती है। ईशा का यूं उससे गुस्से से बात करना भी उसे प्यारा लगता था, पर विहान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो ईशा के लिए क्या फील कर रहा था। शायद प्यार होता ही ऐसा है कि जब वो होता है तब हमें खुद पता नहीं होता कि हम प्यार में है। दूसरी और समर जो फोन पर बात कर रहा था वो फोन रखता है। वो पांडे के साथ उसकी बाइक पर आया था।
समर ने साहिल से वादा किया था कि वो आज रात उनके साथ ही फार्म हाउस में रुकेगा, इसलिए वो साहिल की कार से ही जाने वाला था। समर कार के पीछे वाली सीट का डोर खोलता है जहां ईशा बैठी हुई थी। कार में स्पेस तो थी पर इतनी भी नहीं कि समर आराम से बैठ पाए। समर को समझ नहीं आता कि वो बैठे कि नहीं, वो बस वही खड़ा रहता है। माही समर से कहती है, क्या देख रहे हो समर, बैठो जल्दी। ईशा को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। वह थोड़ा माही के साइड खिसकती है और समर के लिए जगह बनाती है। समर बिना कुछ कहे ईशा की बगल में बैठ जाता है। माही और विहान तो आराम से बैठे थे, पर बैठने में दिक्कत हो रही ईशा और समर को। ईशा माही से घिरे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो विहान की तरफ थोड़ा खिसके, पर माही हर बार मना कर देती। सूरज ढल चुका था, बाहर से ठंडी हवा कार की विंडो से अंदर आ रही थी। ईशा और समर एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे कि उनके हाथ एक दूसरे से चिपक रहे थे। ईशा नीचे मुंह करके बैठी थी क्योंकि वो काफी शर्मा रही थी। जब से वो समर से मिली थी यह पहली बार था कि वो उसके हाथ को छू रही हो। पहली मुलाकात में ईशा सबके गले मिली थी सिवाय समर के। स्कूल में भी वो समर के पास जाने से घबराती थी क्योंकि तब वो उससे प्यार करती थी। समर को भी थोड़ा अजीब लगता है यूं ईशा से चिपक कर बैठने से, पर वो कुछ जाहिर नहीं होने देता, बस खिड़की के बाहर देखता रहता है। दूसरी तरफ विहान उन दोनों को ही देख रहा था। उसे ईशा का समर के इतना नजदीक बैठना खटक रहा था। उसे जलन हो रही थी या कुछ और वो नहीं जानता था, बस वो एकटक उन दोनों को ही देखे जा रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। गाड़ी फार्म हाउस के आगे आकर रुकती है। सभी फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त सभी इतना थक चुके थे कि कोई किसी से बात तक नहीं कर पा रहा था। तोता तो आते से ही हॉल के सोफे पर लेट जाता है। अभी ये तोते को देख, ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड था ना चाइल्ड हिल स्टेशन जाने के लिए, और अब देखो कैसे आते ही लेट गया सोफे पे। साहिल तोते को सोफे पर लेटा देखकर हल्का सा हंसते हुए सबसे कहता है और खुद भी सोफे पर आके बैठता है। समर आते से ही किचन के अंदर चला जाता है पानी पीने के लिए, तो देखता है कि विहान भी किचन के अंदर ही आया था। विहान किचन की शेल्फ पर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो विहान, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, समर उससे पूछता है। वो मैं सबके लिए चाय बना रहा था, पर पतीला ही नहीं मिल रहा। विहान बिना समर के तरफ देखे ही मुस्कुराते हुए जवाब देता है और फिर से पतीला ढूंढने लगता है। तभी समर की नजर शेल्फ पर पती है जहां पतीला रखा हुआ था। समर उसे उठाता है और विहान के पास आके उसे पतीला देते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर विहान के दाहिने हाथ पर पती है। समर उसके हाथ पर कुछ ऐसा देख लेता है कि शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वीटेस्ट 20। समर की नजर विहान के हाथ पर पड़ी तो वो शॉक हो जाता है। समर की नजर विहान के दाहिने हाथ पर के ब्रेसलेट पर पड़ी थी। वो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा कि समर को जंगल में मिला था। वही सिल्वर कलर और उसपे के वो नीले हीरे, वो बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे। समर एक टक उस ब्रेसलेट को ही देखे जा रहा था, पर विहान को इसका पता नहीं था। वो तो अभी भी चाय का पतीला ढूंढने में लगा था। ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे जंगल में मिला था, पर ये विहान के हाथ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब विहान जरूर उस खूनी को जानता है, पर कैसे? जरूर कौन सी बात है जो विहान हम सबसे छुप रहा है? कहीं ये विहान ही वो खूनी तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? समर हैरानी और शक के साथ विहान को देखते हुए मैन में कहता है। जब विहान देखता है कि समर के हाथ में वो पतीला है जिसे वो ढूंढ रहा था, तो वो उसके हाथों से पतीला लेते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ओह थैंक्स, कब से ढूंढ रहा था इसे मैं। जस्ट 2 मिनट समर, अभी सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। ये कहकर विहान चाय बनाने लग जाता है। समर पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। समर कुछ सोचते हुए किचन से बाहर आ ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो सामने नजर करता है तो देखता है कि वो ईशा थी जिससे वो टकराया था। वो कुछ कहता तभी ईशा समर से माफी मांगते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, सो सॉरी, वो मैंने तुम्हें देखा नहीं आते हुए, वो एक्चुअली में। उसने इतना कहा ही था कि तभी समर की नजर उस बैग पर पड़ी है जो ईशा ने पका हुआ था। वो वही बैग था जिसमें लंच बॉक्स और पानी की बोतलें रखी थी जो वो हिल स्टेशन ले गए थे, और ईशा उसे किचन में रखने जा रही थी। सॉरी, दरअसल गलती मेरी है, मैं ही बिना देखे चल रहा था, समर ईशा से कहता है। ये बात कहते हुए भी समर उस ब्रेसलेट और विहान के बारे में ही सोच रहा था। समर वहां से चला जाता है। ईशा खुद से कहती है, समर पक्का टेंशन में था, उसका चेहरा ही बता रहा है कि पक्का कुछ हुआ है। किचन में जाने से पहले तो नॉर्मल था। आगे की बात ईशा किचन की ओर देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, जरूर इस विहान के बच्चे ने कुछ कहा होगा, आखिर यही तो है किचन में। ईशा किचन में जाकर पहले वो बैग एक कुर्सी पर रखती है और फिर अपने हाथ आपस में मिलाकर विहान के आगे खड़ी हो जाती है। विहान उसे अपने सामने यूं खड़ा देखकर पहले तो थोड़ा सहम जाता है, पर अगले ही पल वो नाटक करते हुए कहता है, तुम यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे, मेरे सिवाय रहा नहीं जाता तुम्हें, हाँ जब देखो तब मेरे पीछे आ जाती हो।
एक्सक्यूज मी, ओह मिस्टर, मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आई समझे। ये कोई तुम्हारी रूम नहीं किचन है, यहाँ कोई भी और कभी भी आ सकता है समझे, ईशा तमतमाते हुए कहती है। ओह तो तुम मेरे लिए नहीं आई तो फिर क्यों आई हो यहाँ? विहान भी आपस में अपने हाथ मिलाकर बड़े प्यार से ईशा से पूछता है। ईशा को तो समर के बारे में पूछना था, पर वो नाटक करते हुए कहती है, वो मैं तो बस पानी पीने आई थी। ये कहकर वो फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी पीने लग जाती है। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। फार्म हाउस में सभी थके होने के कारण अपने अपने रूम में गहरी नींद में सो रहे थे, पर एक शख्स था कि जिसके आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि समर था, जो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था और किसी सोच में था। खिड़की से आधा चांद दिखाई दे रहा था और बाहर से आती ठंडी हवा के कारण खिड़की के पर्दे भी हिल रहे थे, पर समर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो खुद से कहता है, कौन है ये विहान, क्या छुपा रहा है वो सबसे? समर को पांडे की बात याद आती है जो उसके कानों में गूंज रही थी। सर ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, रिपोर्ट में तो लिखा है कि ये इस ग्रह का भी नहीं है, किसी और ग्रह का है। समर फिर खुद से कहता है, अगर वो ब्रेसलेट सच में हमारे प्लेनेट का नहीं है तो फिर वो विहान के पास कैसे आया? नहीं नहीं, रिपोर्ट जरूर गलत थी, भला दूसरे प्लेनेट से कोई चीज कैसे आ सकती है? बात कुछ और है, और विहान ही है जिससे मुझे इस बात का पता चल सकता है। अगर पांडे जी की कही बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह। आगे की बात समर खिड़की के पास आकर कहता है, मुझे विहान पर कड़ी नजर रखनी होगी, कहीं उसकी वजह से मेरे दोस्त मुसीबत में ना फंसे। समर खिड़की से आधे चांद को देखता है। उस आधे चांद की झलक समर के आंखों में दिख रही थी। समर एक गहरी सांस लेकर से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही है, मानो कोई बहुत बड़ी आंधी हमारा इंतजार कर रही है। जहां एक तरफ समर को आने वाले खतरे का आभास हो रहा था, तो दूसरी तरफ वो खतरा अपना रास्ता तय करने में लगा था। वह रास्ता जो उसे मंजिल की ओर ले जाने वाला था, उस रास्ते के अंत में उसे तो अपनी मंजिल मिलने वाली थी, पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य आग की लपटों में लपटने वाला था। ब्रह्मांड का अंत होने वाला था। रात के करीब 1 बजे थे। सुनसान जगह, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस सुनाई दे रही थी वो थी रात की खामोशी। हिमाचल प्रदेश में शिमला से करीब 100 किलोमीटर के दूरी पर एक जिला किन्नौर है। किन्नौर का सबसे ऊंचा पर्वत रेवपुर गिल है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ये जगह बनती है। जिस तरफ देखो उस तरफ पर्वतों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इसी पर्वत के शिखर पर एक शख्स बैठा था। देखने में बहुत ही शक्तिशाली और हट्टा खट्टा था। उसे देखते ही मानो आम इंसान का शरीर कांप उठेगा, इतना बलशाली दिख रहा था वह। उसका वो काला पोशाक किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। वो शख्स तपस्या में लीन था। चारों तरफ खामोशी थी, बस उसकी आवाज गूंज रही थी, रत्नम पराक्षम क्षमति, रत्नम पराक्षम क्षमति।